इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विज्ञान भारती के इकाई 2 रेसों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है ऊंट तथा याक, दूसरा है अल्पेका तथा लामा, तीसरा है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी, यही विकल्प सही है। ऊन धारण करने वाले, इसमें जितने विकल्प दिए हैं सब सही है। फिर इसके बाद खा है भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। 4 विकल्प है। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी और चौथा विकल्प है अपमार्जक। तो भेड़ तथा रेशम कीट ये शाकाहारी होते हैं, पहला विकल्प सही है। फिर इसके बाद गा है भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है अभिमार्जन, दूसरा है संसाधन, तीसरा विकल्प इसमें है रीलिंग और चौथा विकल्प है कटाई तथा छटाई। तो भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अभिमार्जन कहते हैं। ये पहला वाला विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद घा है रेशम है, पहला विकल्प है मानव निर्मित रेशे, दूसरा है पादप रेशे, तीसरा जंतु रेशे और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो रेशम जो है ये जंतु रेशा है, तीसरा वाला विकल्प ये सही है। दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का इसमें दिया गया है ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें हम खाली स्थान में बालों भरेंगे। फिर खा वाला है ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा का कुचालक का कार्य करती है, यहाँ कुचालक भरेंगे। फिर तीसरा है गा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है, यहाँ सेरीकल्चर भरेंगे। फिर इसके बाद घा है प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोया या कोकून, कोया या कोकून कहलाती है। तो ये हो जाएगा, यहाँ हम भरेंगे कोया या कोकून। फिर इसके बाद ना है ऊन उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, यहाँ हम एंथ्रेक्स भरेंगे। ये हो जाएगा एंथ्रेक्स। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न ये दिया गया है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का दिया गया है कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं, तो ये सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, तो ये गलत होगा, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे बॉक्स में। फिर गा है अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ये सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर घा है सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, तो ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, तो ये गलत है, यहाँ हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न 4 स्तंभ का
में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ का दिया गया और दाहिने तरफ स्तंभ ख है। अब हमें स्तंभ का और ख का मिलान करना है। तो इसमें का है अभिमार्जन, तो इसका मिलान हम स्तंभ ख के या वाले विकल्प से करेंगे। काटी गई ऊन की सफाई। फिर खा है कोकून, कोकून का मिलान हम सा से करेंगे। रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। फिर गा है याक, इसका मिलान हम करेंगे दा से, ऊन देने वाला जंतु। फिर सहतूत की पत्तियाँ, इसका मिलान हम आ से करेंगे, रेशम कीट का भोजन। फिर गा है रीलिंग, रीलिंग का मिलान हम बा से करेंगे, रेशम के रेशे का संसाधन। अब इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है इसमें ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः भेड़ की त्वचा से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहते हैं, जैसे भेड़, याक, ऊँट, बकरी आदि। फिर इसके बाद खा है ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। फिर इसके बाद गा है वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो ये हो जाएगा वर्णात्मक प्रजनन। फिर इसके बाद घा है जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो इसका उत्तर होगा ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। फिर इसके बाद ङा है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 सेल्सियस से 97 सेल्सियस तक लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 6 है रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। फिर प्रश्न 7 है ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर होगा ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र तथा पैरासूट बनाए जाते हैं। प्रश्न 8 है भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। पहला चरण होगा भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। फिर दूसरा चरण है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी
चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। फिर चरण 3 है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। फिर चौथा चरण है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। फिर इसके बाद है 5वां चरण रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। फिर 6वां चरण होगा ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। फिर प्रश्न 9 है रेशम कीट का जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करो। रेशम कीट का जीवन चक्र, ये चित्र दिया गया है रेशम कीट के जीवन चक्र का। इसमें जो है इसको संक्षेप में मैं इसका वर्णन कर देता हूँ। इसमें वयस्क रेशम मादा कीट ये शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है और फिर उन अंडों से लार्वा निकलता है, जिसे इल्ली कहते हैं। इल्ली से फिर कोया या कोकून का निर्माण होता है। इसी कोया या कोकून से जो है रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं और फिर कोया या कोकून जो है ये वयस्क रेशम कीट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से रेशम कीट का जीवन चक्र ये चलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।